Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. दिस इज़ मी डॉक्टर मारिया गायनोकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में कि आईयूआई का क्या प्रोसीजर होता है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसको कब किन केसेस में करवाना चाहिए और किन केसेस में नहीं करवाना चाहिए, इसका सक्सेस रेट क्या है, इसके फेल होने की रीज़न्स क्या क्या हैं। तो वीडियो पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं कि आईयूआई होता क्या है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें हम मेल पार्टनर से स्पर्म्स लेकर फीमेल की यूट्रस में डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं। आईयूआई का प्रोसीजर नॉर्मल कंसेप्शन से कैसे बेहतर है? तो नॉर्मल कंसेप्शन से इसलिए बेहतर है कि इसमें जो पहले जो स्पर्म्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, फिर ये वजाइना से सर्विक्स वजाइना में इंटर होते हैं और सर्विक्स वजाइना से कुछ ही स्पर्म्स यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। यूट्रस में फलोपियन ट्यूब की ओपनिंग से एग आता है, तो स्पर्म अगर यूट्रस में ही रह जाएगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे। आईयूआई में स्पर्म यूट्रस में फलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के इर्द गिर्द डिपॉजिट करते हैं, वहीं पर एग ने आना होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आईयूआई में हम स्पर्म्स को वॉश और क्लीन किया करते हैं, इसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, डेड सेल्स को निकालते हैं, प्योर और अच्छी क्वालिटी का जो सैंपल होता है उसको यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको ओव्यूलेशन के आसपास करते हैं और वही टाइम होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सक्सेस रेट नॉर्मल कंसेप्शन के हर साइकिल में चांसेस 4 to 5% होते हैं। आईयूआई के साथ ये चांसेस 8 to 10% होते हैं, यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई करते वक्त जो चांसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं। ये तो इसके बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं, किन केसेस में हम आईयूआई करवा सकते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। ये कहा जाता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए कि बेस्ट आईवीएफ जो है वो बेस्ट है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी है जिसमें मेल पार्टनर ठीक होता है, ट्यूब्स ठीक होती हैं, ओव्यूलेशन ठीक होती है, हस्बैंड का सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक होती है, इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता। कुछ लोग आईवीएफ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको हम उनको जो है तो मैं आईयूआई सजेस्ट करूँगी कि वो आईयूआई के 2 से 3 जो ट्राई हैं वो साइकिल को 2 से 3 साइकिल्स ट्राई कर लें, क्योंकि आईवीएफ का तरीकाकार कॉस्टली होता है। आईयूआई के कॉस्ट जो हैं वो रीज़नेबल होती हैं और इसके जो सक्सेस रेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बाद जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। मेल पार्टनर में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला आ जाता है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला आ जाता है। तो इस तरह के जो मसले होते हैं, किसी भी वजह से मेल पार्टनर इंटरकोर्स नहीं कर पाता तो इस तरीक़ाकार को यूज़ किया जाता है। इस तरीक़ाकार से हम मेल से स्पर्म्स लेकर आर्टिफिशियली फ़ीमेल में इंजेक्ट करते हैं। अब नंबर 3 पे जो हम बात करेंगे वो है स्पर्म काउंट्स की या एबनॉर्मल सेमन एनालिसिस की। अगर सेमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट लो है, स्पर्म की मोटेलिटी कम है या फिर स्पर्म की बनावट या मॉर्फोलॉजी ख़राब है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो हम आईयूआई का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए आईयूआई बेहतर है या रिपोर्ट इतनी ख़राब है कि आपके पास आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक और इंडिकेशन है कि जो एंडोमेट्रियम्स का मसला होता है, आपकी ट्यूब्स जो बची हुई हैं, आपकी फिलेटन ट्यूब्स हैं फलोपियन ट्यूब की, तो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और इसके अलावा जो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है, यानी कि जो ओवेरियन एन ओवेरी साइकिल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल
या एबनॉर्मल सेमन एनालिसिस की जो होता है रिपोर्ट है। अगर सेमन एनालिसिस में लो स्पर्म काउंट लो है, स्पर्म की मोटेलिटी कम है, या फिर स्पर्म की बनावट या मॉर्फोलॉजी ख़राब है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो हम IUI का प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए IUI ज़्यादा बेहतर है या ये रिपोर्ट अपनी ख़राब है कि आपने के पास IVF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक और इंडिकेशन है कि जो एंडोमेट्रियोसिस का मसला होता है, आपकी जो ट्यूब है बची हुई है, आपकी जो ट्यूब है वो फ्लैटन ट्यूब है, आपकी फ़ैलोपियन ट्यूब, तो ये आपकी जो प्रोसीजर है परफॉर्म कर सकते हैं, बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसके अलावा जो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है, यानी कि ओवेरियन साइकिल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट हैं जिनमें आपकी जो ओव्यूलेशन है ट्राई कर ली होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ओव्यूलेशन नहीं होती, इसमें हम IUI का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेशन है कि सर्वाइकल फैक्टर की इनकॉम्पिटेंस या सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस आ जाती है या फिर सर्वाइकल म्यूकस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब सर्विक्स एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि बहुत थिन होता है और स्पर्म की मोटेलिटी में ये बड़ी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जो सर्विक्स है म्यूकस होता है वो थिक होता है, जिसमें स्पर्म को पेनिट्रेट करने में बड़ा मसला होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर जो आपकी सर्विक्स है, जो यूट्रस है का मुंह है, जो उसकी स्कारिंग हुई होती है या फिर वो बंद होता है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर पाते, और इसमें सिर्फ कैचिकल गुजर सकता है, तो हम कैचिकल के ज़रिए IUI का प्रोसेस करके स्पर्म्स को पहुंचा देते हैं। अब ये इंडिकेशन हैं। अब हम बात करेंगे कि किन केसेस में हम IUI नहीं करवा सकते। अगर IUI की 2 से 3 ट्रायल्स जो हैं वो फेल हो चुकी हैं, तो हम मज़ीद IUI नहीं करवा सकते, बल्कि आप नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद IVF का। अगर आपकी ट्यूब जो है वो फ्लैटन नहीं है, तो ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो IUI करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाएगा स्पर्म को, तो हम पहुंचा देंगे लेकिन एग्स नहीं पहुंच पाएगा, और फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका ओवेरियन रिज़र्व बहुत लो है, आपके अंदर एग ही नहीं बनते, तो स्पर्म को यूट्रस के अंदर पहुंचाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर कोई एक्टिव जेनिटल ट्रैक है कि कोई इन्फेक्शन चल रही है, तो IUI करवाने का मतलब है कि इस इन्फेक्शन को फ्लेयर अप कर देना, तो ऐसे में आपने IUI को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं कि IUI के तरीक़ेकार के बारे में। IUI में ये होता है कि हम पेशेंट को ओव्यूलेशन के कुछ टेस्ट करने के लिए देते हैं पीरियड्स के 3rd डे से या 2nd डे पर, तो फिर उसके हार्मोन के टेस्ट करते हैं, फीमेल के FSH, LH और एस्ट्रोजन के लेवल का टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन से हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं, जिसमें ओवरीज को स्टिमुलाई किया जाता है एग्स बनाने के लिए। इसके बाद हम ओव्यूलेशन के ट्रैक को रेगुलरली अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि एग बन गया है, 18 से 20 mm का जो कि गुड साइज़ का एग होता है, तो हम फिर सेमन का को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड का फ्रेश सेमन का सैंपल लिया जाता है, इसे प्रेशर किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फिर इसके बाद इसको जो वॉश करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि इसके अंदर हम एक रीएजेंट डालते हैं, और रीएजेंट के डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 10 मिनट के लिए 1600 RPM की स्पीड पर। इसके बाद जो सुपरलैटरल आता है, यानी ऊपर वाला रेजिडुअल मटेरियल जो आता है, उसको डिस्कार्ड किया जाता है। जो नीचे की पैलेट होती है उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद इसमें एक बफर डाला जाता है, ये जो स्पर्म है वॉश करने के बाद काम आता है। इसके बाद हमें एक दफ़ा फिर सेंट्रीफ्यूज पर स्पिन करना होता है, फिर अगेन आप देखेंगे कि सुपरलैटरल आएगा और आपने सुपरलैटरल को वॉश कर देना है, और रेसिडुअल में अगेन आपने बफर डालना है।
और इसको सेंट्रीफ्यूज में करना है, 10 मिनट के लिए स्पिन कर देना है। तो 2 दफ़ा जो स्पिन किया हुआ मटेरियल होगा वो वॉश स्पर्म हो जाएंगे। तो आपके पास जो वॉश प्योर सैंपल आएगा वॉश किया हुआ, तो उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हमें हासिल हो जाएंगे। इस स्पर्म के सैंपल्स को 0.3 से 0.5 मिलीलीटर के सैंपल को हम कैचिकल के में लेते हैं और फिर हम इसे IUI कैचिकल कहते हैं। इसमें कैटिकल को फीमेल्स को हम अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एक इंजेक्शन देते हैं जिसको HCG का इंजेक्शन कहते हैं ताकि ओव्यूलेशन हो सके। मीनवाइल हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं OPD में। ये प्रोसीजर हम विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं, कोई बेहोशी नहीं देनी पड़ती, कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। ये प्रोसीजर कोई भी पेनफुल नहीं होता। आपने कस्कुस स्पेकुलम डालना होता है, सरफेस को विजुलाइज करना है और इसके बाद हमने जेनेटिकली स्टेरिलाइजेशन मुहैया करने के बाद आपने कैंस्टर को इंसर्ट कर देना है और कर्वलॉक से आपने इंजेक्ट कर देना है। स्पर्म का सैंपल जो वॉश सैंपल है स्पर्म्स हैं यूट्रस के अंदर, इस प्रोसीजर के बाद आपने पेशेंट को 15 से 20 मिनट का रेस्ट करवाना है कि वो लेटी रहें। इसके बाद आपने पेशेंट को कुछ घंटे ऑब्जर्व करके डिस्चार्ज कर देना है। नेक्स्ट हमने पेशेंट का जो है तो 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना होता है। इससे पहले अगर पेशेंट को जो है तो इम्प्लांटेशन की मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलती है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता पॉजिटिव तो इस साइकिल को 2 से 3 बार IUI की साइकिल को रिपीट कराया जा सकता है। सक्सेस रेट की हम पहले भी बात कर चुके थे कि 8 to 10% इसका सक्सेस रेट है और इसके जो रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आपको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ये प्रोसीजर है यूट्रस के अंदर एक क्लेचिकर जाता है। इसके अलावा आपको बाज़ औक़ात जो है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि हम ओवरी को स्टिमुलाई करने की मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एक और रिस्क इसमें आ जाता है कि OHSS का कि एक सर्जरी रेट हो जाती है कि आपकी जो ओवरीज़ हैं वो स्टिमुलेटेड ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी ओवरीज़ में सिस्ट बन सकती हैं और फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारा था IUI की इंफॉर्मेशन। लेकिन IUI एक ब्लेसिंग है, इसमें फर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।